Hello students, good morning. Today we shall discuss units and measurement chapter number 4. इसके अंदर सबसे पहले आता है हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं। जैसे अपने पास है एरिया। एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को भी मीटर में मापा जाता है और ब्रेड्थ को भी मीटर में मापा जाता है, तो हम इन दोनों को एल की फॉर्म में लिखते हैं, लेंथ को भी और ब्रेड्थ को भी एल इंटू एल, तो ऐसे लिखा जाएगा एल की पावर 2। ऐसे ही आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला होगा एल बी एच। ये भी मीटर में, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में, तो ऐसे लिखा जाएगा एल की पावर 3। ऐसे ही आता है स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस को एल की फॉर्म में लिखा जाएगा, टाइम को टी की फॉर्म में एल टी माइनस 1। तो यहां पर देखिए मास, लेंथ और टाइम क्या होती है, बेस क्वांटिटीज होती है। बेस क्वांटिटीज की इन्हीं पावर्स को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। सबसे फर्स्ट आता है भाई, व्हाट आर डायमेंशन। डायमेंशन आर द पावर of base quantity needs to rise the power of base quantity needs to rise to represent derived physical quantity. Derived physical quantity. What are dimension? These are the powers of base quantity. Powers of base quantity needs to rise to represent the given physical quantity. इसका मतलब है डायमेंशन बेस क्वांटिटी की वो पावर होती है जहां तक बढ़ाने पर ये बेस क्वांटिटी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके। बेस क्वांटिटी की वो पावर जहां तक राइज करने पर ये बेस क्वांटिटी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके, उन पावर्स को हम डायमेंशन कहते हैं। These are the powers of base quantity needs to rise to represent the given derived physical quantity. किसी भी given derived physical quantity को represent करने के लिए base quantity की पावर को कितना राइज करें, कितना बढ़ाएं कि ये given physical quantity को represent कर सके, वो कहलाती है डायमेंशंस। नेक्स्ट आता है डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला ये एक टाइप का एक्सप्रेशन होता है जो ये बताता है कौन कौन सी बेस क्वांटिटी और कितनी डायमेंशन में चाहिए कि वो एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके। एन एक्सप्रेशन which shows which base quantity and in how much
dimension, an expression which shows which base quantity and in how much dimension needs to represent given derived physical quantity. वो एक्सप्रेशन जो ये बताता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटी चाहिए और कितने डायमेंशन में चाहिए, उस एक्सप्रेशन को हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जो ये बताता है कौन कौन सी बेस क्वांटिटी और कितनी डायमेंशन में चाहिए कि वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके, उसे हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। ये सब डायमेंशन फार्मूला है। नेक्स्ट आता है डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन। जैसे ये एक डायमेंशन फार्मूला है, ये किसका होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है एरिया। तो जब भी किसी डायमेंशन फार्मूला को फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट कर दिया जाए तो डायमेंशन इक्वेशन ऑब्टेन होती है। When dimension formula is equated, when dimension formula is equated to physical quantity, when dimension formula is equated to physical quantity, we get dimension equation। जब भी किसी डायमेंशन फार्मूला को फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट कर दिया जाएगा, कंपेयर कर दिया जाएगा, तो हमें जो मिलेगा वो डायमेंशन इक्वेशन होगी। जैसे ये किसी का डायमेंशन फार्मूला है और किसका डायमेंशन फार्मूला है, ये फोर्स का। तो जब डायमेंशन फार्मूले को उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर दिया जाए, उसके साथ इक्वेट कर दिया जाए, तो जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है वो डायमेंशन इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स of physical क्वांटिटी जो है वो 4 टाइप की होती है। बेसिकली इनको 2 टाइप में हम जो है कर सकते हैं। एक जो डायमेंशनल है और दूसरी डायमेंशनलेस। जिन फिजिकल क्वांटिटीज की कोई डायमेंशन हो उनको डायमेंशनल बोलते हैं, और जिनकी डायमेंशन नहीं होती उनको डायमेंशन लेस कहते हैं। नो डायमेंशन। जिनमें डायमेंशन ना हो, एब्सेंट हो जिनकी डायमेंशन, जिनमें डायमेंशन ना हो उन्हें डायमेंशन लेस कहते हैं, जिनमें डायमेंशन हो उन्हें डायमेंशनल कहते हैं।
अब ये भी दो तरह की हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। तो डायमेंशनल जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, कांस्टेंट और वेरिएबल। ऐसे ही डायमेंशनलेस भी दो प्रकार की हो सकती है, कांस्टेंट और वेरिएबल। एग्जाम्पल देखिए, जिनकी डायमेंशन होती है और वो कांस्टेंट है, उनका एक एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जो इसकी वैल्यू है वो हमेशा फिक्स होती है, परंतु और इसके डायमेंशन भी होती है। मीन्स इसमें इस क्वांटिटी के अंदर डायमेंशन प्रेजेंट है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ऐसे को हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके अंदर डायमेंशन प्रेजेंट हो और जिनकी वैल्यू फिक्स हो, उनको हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। मीन्स द क्वांटिटी दैट पोजेस डायमेंशन एंड कांस्टेंट, जो डायमेंशन तो रखती है परंतु वो कांस्टेंट है, ऐसी को हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं, जैसे जी। ऐसे ही वेरिएबल जिनमें डायमेंशन होती है और वेरिएबल तो वो तो बहुत सारी होती हैं। ग्रेविटी है, वेलोसिटी है, फोर्स, प्रेशर, इन सब में डायमेंशन भी होती है और इनकी वैल्यू चेंज भी होती रहती है, तो इनको डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। डायमेंशनलेस जिनमें डायमेंशन तो अब्सेंट है पर उनकी वैल्यूज कांस्टेंट है, उनको डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहते हैं। अब जिनमें डायमेंशनलेस है और वो कांस्टेंट है, तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जो डायमेंशनलेस भी है और कांस्टेंट भी है? और वेरिएबल जिनमें डायमेंशन लेस होती है और वेरिएबल तो इनमें आएगी भाई स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस वेरिएबल है। ऐसे ही और भी होती हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशन लेस वेरिएबल है, लेकिन डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन सी क्वांटिटी है, उसके अंदर आएगा भाई एनी कोई भी जो नंबर्स है वो हो सकते हैं इसमें। व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन? जब भी किसी डायमेंशन फार्मूले को फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर कर दिया जाए, जो हमें ऑब्टेन होती है उसे हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद में आता है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टू टाइप की हो सकती है, डायमेंशनल और डायमेंशनलेस। जिनके अंदर डायमेंशन प्रेजेंट होती है, जो डायमेंशन को पोजेस करती है, उनको डायमेंशनल कहते हैं, और जिनमें डायमेंशंस अब्सेंट होती है उनको डायमेंशनलेस कहते हैं। नेक्स्ट आता है भाई डायमेंशन फार्मूला जो है उनको हम ड्राइव करते हैं। देखिए डायमेंशन फार्मूला, इलेवेंथ में हम मैकेनिक्स के डायमेंशन फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं। तो इधर आता है सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, इधर आएगा अदर फिजिकल क्वांटिटी related to it, और डायमेंशन फार्मूला,
और इधर हो जाएगी SI यूनिट। नम से सबसे पहले आता है इसमें एरिया। एरिया के अंदर होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को भी मीटर में, ब्रेड्थ को भी मीटर में, L2, और इधर हो जाएगी यूनिट मीटर स्क्वायर। उसके बाद में आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसको भी मीटर में, लेंथ को, ब्रेड्थ को भी मीटर में और हाइट को भी मीटर में, तो आप इसे L³ लिख सकते हैं। और यूनिट, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और इसे कर दिया जाएगा मीटर। अब आता है भाई डेंसिटी। डेंसिटी का होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का तो हो गया m पर यूनिट वॉल्यूम। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर आप इसको भेजेंगे ml-3। मास की होगी किलोग्राम, और ये हो गया पर मीटर क्यूब। डेंसिटी के बाद में आता है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का होगा डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस को आप L से लिखेंगे, टाइम को T से। ये हो जाएगा LT-1, और ये होगा मीटर पर सेकंड। SI यूनिट हो जाएगी। फिर आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मास का तो गया m, वेलोसिटी का LT-1, और मास का किलोग्राम, और इसे मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी को अभी आपने निकाला था LT-1, इसको T से करोगे तो LT-2, और इधर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G इक्वल टू होता है भाई m बाई r स्क्वायर। G का होगा m-1, और L3T-2, इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया। r क्या है? r होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप L की फॉर्म में, तो ये बचेगा LT-2, और यूनिट अगेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता हो कि कौन कौन सी जो बेस क्वांटिटी है इस फार्मूले को लिखने के लिए चाहिए। नेक्स्ट आता है फोर्स। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन।
और यहाँ से मास एक्सेलरेशन का अभी आपने निकाला था, वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये तो होगी वेलोसिटी, और इसको डिवाइड करोगे आप टी से, तो ये बन जाएगा ml/t²। मीन्स मास का तो m L1 और t ऊपर जाएगा t-2, यूनिट बन जाएगी SI न्यूटन। उसके बाद में 9th फोर्स से अगला आता है इम्पल्स। इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो यहां से देखो फोर्स का हो गया mL/t-2, उसको t से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, पावर जब ऐड हो जाएगी तो यहां से बनेगा -2 + 1 मीन्स mL/t-1। तो यहां से लिख सकते हो mL/t-1 और ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है 10th वह प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का आपने अभी पढ़ा mL/t-2, एरिया का हो गया L2, एक L से एक L कैंसिल, ये बचेगा mL-1t-2 और जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। फोर्स की होगी न्यूटन और एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऊपर जाएगा। देखिए फोर्स की न्यूटन, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे तो इसे लिखा जाएगा दिस। तो यही हमने यहाँ पर लिखी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसा कि आपने 9वीं में भी पढ़ा होगा, F = होता है Gm1m2/r²। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r, m1 m2 ऑब्जेक्ट्स के मास है, तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता था F = Gm1m2/r²। आप यहां से G का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा, इसको इधर ट्रांसपोज करो, F इधर जाकर r², m1 m2 दोनों को किलोग्राम में मापा जाएगा। तो जब दोनों को किलोग्राम में मापा जाएगा तो आप इसे क्या लिख सकते हो, m², दैट इज इक्वल टू G। देखिए फोर्स का तो होता है mL/t-2 और r क्या है, डिस्टेंस को लिख सकते हैं L की फॉर्म में, यहां से m², एक m से एक m कैंसिल, फार्मूला आएगा m-1 और L की पावर देखो यहाँ पर कितनी है 1 और यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगी L की पावर 3 और T की पावर इधर कितनी है -2। यहां से हम यूनिट भी लिख सकते हैं। फोर्स की तो होगी न्यूटन, डिस्टेंस की होगी मीटर और इसकी होगी किलोग्राम, मास की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखो फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस r डिस्टेंस है इसकी मीटर और उसका स्क्वायर है न्यूटन मीटर स्क्वायर, मास किलोग्राम में मापा जाता है तो किलोग्राम का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी। यहां से ये आ जाएगा G = Fr²/m²। नेक्स्ट आता है वो आता है वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स की अभी आपने निकाली थी MLT-2। डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, सब मीटर में मापे जाते हैं, उनको L से लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, जुड़ जाएगी 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, और फार्मूला बनेगा m की पावर 1 L की पावर 1 प्लस 1 2 T की पावर -2, और यहां से वर्क का ऐसा यूनिट होती है जूल। देखिए वर्क इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हम निकाल चुके हैं, ये होता है M1 L1 और T-2। यहां से एक बात और भी क्लियर होती है कि फोर्स को लिखने के लिए, जैसा कि यहाँ था फोर्स को लिखने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो वस्तु का द्रव्यमान, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और तीसरा टाइम टेकन। 3 क्वांटिटीज है, 3 बेस क्वांटिटी है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है फोर्स को लिखने। अब यहां से कितनी डायमेंशन में जरूरत होती है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो जो ऐसा एक्सप्रेशन हो जो ये बताए कौन कौन सी बेस क्वांटिटी और कितनी डायमेंशन में चाहिए कि वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसे एक्सप्रेशन को हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी और वर्क दोनों सेम डायमेंशन रखते हैं, क्योंकि एनर्जी से हम वर्क करते हैं, ऊर्जा से काम करते हैं। मतलब एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में। तो इसका मतलब एनर्जी और वर्क दोनों सेम डायमेंशन रखते हैं। तो एनर्जी की वही डायमेंशन होगी जो वर्क की है, और वर्क की अभी हम निकाल के आए हैं, वो होता था ML2T-2, और ऐसा यूनिट होती थी जूल। अब देखिए एनर्जी कई टाइप की हो सकती है। एनर्जी काइनेटिक है तो उसका फार्मूला ½ mv² होगा, और इसके अंदर भी सेम डायमेंशन आने वाली है। करके देखते हैं। यहां से 1/2 m वेलोसिटी की होती थी LT-1, और इसका स्क्वायर 1/2, ये एक नंबर है, और नंबर है तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां से आप इसको तो हटा दें, बचा क्या m, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो गया m, L का स्क्वायर T-1 का स्क्वायर करोगे तो T-2 सेम आएगा। यदि आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए करें, काइनेटिक का भी वही आएगा, पोटेंशियल का करें तो पोटेंशियल का करके देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है mgh। m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वही फार्मूला होगा जो एक्सेलरेशन का होता है, और एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होता है। h हाइट है, हाइट को भी मीटर में लिखा जाएगा, तो इसे L से रिप्रेजेंट करें। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगी, यहाँ पर पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये बन जाएगा ML2T-2, जो कि सेम आ रहा है। तीसरा आता है भाई प्रेशर एनर्जी। यदि प्रेशर एनर्जी का लगाओ तो प्रेशर एनर्जी का फार्मूला होता है P इंटू V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर का होता है ML-1 और T-2, वॉल्यूम का होता है L की पावर 3। मल्टीप्लाई करो, पावर को जोड़ देना, -1 + 3T-2, -1 में +3 जोड़ दिया तो कितना बचा, +2। वही फार्मूला आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, प्रेशर एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला होता है ½ CV²। इसका निकालोगे 12th में तो ये भी सेम आएगा,
और मैग्नेटिक एनर्जी, इसका निकालोगे हाफ Li²। L यहाँ पर इंडक्टेंस है, लेंथ नहीं है, इंडक्टेंस है। I यहाँ पर करंट है, इसका निकालोगे तो वो भी यही आएगा। इसका मतलब कि कैसी भी एनर्जी हो, उन सब का डायमेंशन फार्मूला सेम रहता है। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला चाहे वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, प्रेशर हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिक हो, सभी प्रकार की एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला यही रहेगा और यूनिट भी जूल रहेगी। नेक्स्ट आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, देखो मोमेंट ऑफ फोर्स ऐसा फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट देता हो, और जो फोर्स टर्निंग इफेक्ट देता है उसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई चाहे डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो चाहे पैरेलल हो, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है और फोर्स का होता है mLT-2 और इसको ऐसे लिखा जाए। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, 1 + 1 T-2 mL⁻², T⁻², डायमेंशन फार्मूला सेम आएगा। और मोमेंट ऑफ फोर्स है, डिस्टेंस का नहीं, फोर्स का होगा न्यूटन और डिस्टेंस का होगा मीटर, यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आता है वो पावर। पावर किसे कहते हैं? किया गया कार्य प्रयुक्त समय का जो रेशियो होता है वर्क बाय टाइम। अब वर्क का भी आपने निकाला था mL2T-2, उसको T से डिवाइड करोगे, ये T ऊपर जाएगा और ये बनेगा mL2T-2 और ये ऊपर जाकर माइनस का मीन्स -1, ये बन जाएगा mL2T⁻³ मीन्स mL2T-3 और पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट। नेक्स्ट आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन होता है भाई फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का भी आपने पढ़ा था mL⁻², उसको L से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा m1L0T-2। अब यहां से यूनिट निकालते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर, इसको ऊपर ले जाओगे ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर। यहाँ पावर किसकी है? प्लस की, ऊपर जाते ही माइनस की, नीचे प्लस की है ऊपर जाते माइनस की, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट आता है वो आते सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट एरिया को इंक्रीज करने में जो वर्क करना पड़ता है वो कहलाती है सरफेस एनर्जी। अब सरफेस टेंशन जो है उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ रहा है वो किसके बराबर होगा? वो होगा वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया।
जब वर्क डन हो रहा है तो डेफिनेटली जब वर्क आ गया और यहाँ एनर्जी आ रही है तो दोनों की सेम डायमेंशन होने वाली है, और वर्क की होती थी mL2T-2। यहां से यूनिट अगेन क्या आ जाएगी, जूल। नेक्स्ट आती है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स फोर्स कांस्टेंट ये होता है F/x इज इक्वल टू के फोर्स कांस्टेंट है, F फोर्स है और x डिस्टेंस है। यदि x डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा फोर्स का mL/T-2 और ये हो जाएगा डिस्टेंस का L से L कैंसिल और डायमेंशन फार्मूला बनेगा m1L0T-2। और यहां से देखो फोर्स की होगी न्यूटन और डिस्टेंस की होगी मीटर, तो ये बन जाएगी न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट थ्रस्ट। थ्रस्ट भी एक फोर्स होता है और टेंशन भी फोर्स होता है। तो अगेन फोर्स वाली आ जाएगी इसकी, ये भी एक टाइप का फोर्स है, ये भी एक टाइप का फोर्स है। फोर्स क्या होती है mL/T-2 और यूनिट बनेगी न्यूटन, यहां भी न्यूटन। नेक्स्ट आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस की होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की बनती है mL। अब फोर्स अपॉन एरिया की तो आप पहले निकाल चुके हैं। फोर्स अपॉन एरिया ये किसकी होती थी, प्रेशर की, और प्रेशर का आपको याद होगा mL-1T-2 और यूनिट बन जाएगी फोर्स की न्यूटन और ये एरिया की मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगी तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन पर यूनिट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन पर यूनिट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यदि मैं ये कहूं कि लेंथ में चेंज डिवाइड बाय लेंथ, चेंज इन लेंथ ये भी मीटर में होगी और ओरिजिनल लेंथ है वो भी मीटर में, दोनों कैंसिल हो जाएगी, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मतलब कोई डायमेंशन नहीं होगी, ना ही कोई यूनिट होगी। उसके बाद में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से लिखा जाता है, वो होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। जबकि हम जानते हैं कि स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, डायमेंशन लेस है, तो इसको छोड़ दें। इसकी वही आएगी डायमेंशन जो स्ट्रेस की होती है। स्ट्रेस की वही होगी जो फोर्स की प्रेशर की होती है, mL-1T-2 और यूनिट भी वैसे ही होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन की ना तो यूनिट होगी
और ना ही डायमेंशन, इसको भूल जाओ, इसकी वही आनी है जो स्ट्रेस की होती है। अब स्ट्रेस की याद ना रहे तो ये होती फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, तो जो प्रेशर का होगा वही सेम आएगा। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसमें चाहे तीनों प्रकार के आ जाएंगे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, सब का डायमेंशन फार्मूला सेम आने वाला है। रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ रेडियस हमेशा डिस्टेंस की फॉर्म में होती है, डिस्टेंस की फॉर्म में होती है तो डायमेंशन एल होगा और ऐसा यूनिट मीटर में बन जाएगा। नेक्स्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है mr²। m यहां पर मास है, r डिस्टेंस है, मास का तो हो गया m और डिस्टेंस का बन गया l। तो यहां से मास के लिए m, डिस्टेंस के लिए l, तो ये बनेगा ml²। मास का हो गया किलोग्राम और डिस्टेंस का हो गया मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद में आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, ये होती है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। अब देखो, चाहे आर्क लेंथ हो चाहे रेडियस हो, दोनों मीटर में होगी, दोनों की सेम डायमेंशन, तो डायमेंशन लेस होगा ये, लेकिन जो है थीटा की यूनिट जरूर होती है, और यूनिट क्या होती है भाई यहां से रेडियन। अब आएगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से। अब ये इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती, ये ऊपर जाएगा तो t⁻⁻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 ⁻
थीटा की तो रेडियन हो गई और टाइम की होगी सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। उसके बाद में यहां से आएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता था ml² और एंगुलर वेलोसिटी की कितनी होती है यहां से t-1। तो फार्मूला बनेगा ml/t-1। इसकी यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उसके बाद में एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन वो यहां से बनेगा दैट इज इक्वल टू थीटा बाई टी स्क्वायर।
थीटा बाई टी स्क्वायर का कितना बनेगा, t-2, और यहां से t-2 बन जाएगा, यूनिट थीटा की तो होगी रेडियन और टाइम की बनेगी सेकंड, ऊपर जाएगी तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। थीटा की यूनिट रेडियन, एंगल है, एंगल की यूनिट रेडियन और टाइम की सेकंड, तो यहां से ये बन जाएगा रेडियन और टाइम की होगी सेकंड, सेकंड का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस की, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आती है टॉर्क। टॉर्क का हम कर चुके होंगे। टॉर्क ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का हम कर चुके हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी कर चुके हैं। यहां से फोर्स का होगा न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या बन जाएगा, मीटर, तो ये बनेगा न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से वेवलेंथ, लेंथ का मतलब जस्ट मीटर आने वाला है यहां से, और लेंथ को किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, एल। उसके बाद में आता है वेव नंबर। वेव नंबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। हम जानते हैं 2 पाई एक एंगल है, एंगल की डायमेंशन नहीं होती, और यहां से लैम्डा वेवलेंथ है, इसका होगा 1 बाई एल, तो इसको आप लिख सकते हैं एल की पावर -1। उसके बाद में यूनिट देखें आप इस हिसाब से, तो ये बन जाएगी पर मीटर। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो ऊपर जाएगा टी की पावर -1, और यूनिट होती है भाई पर सेकंड भी लिख सकते हैं और हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। उसके बाद में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई थीटा, ये ओमेगा के बराबर। 2 पाई तो एंगल है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, और इसकी t-। उसके बाद में यूनिट वो भी अगेन पर सेकंड बन जाएगी, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड, क्योंकि थीटा की यूनिट यहां से कितनी बनेगी, रेडियन, और ये पर सेकंड। उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी, वो होगी डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। अगेन क्या आई है, वेलोसिटी, तो डायमेंशन वेलोसिटी वाली ही होगी, और यूनिट भी वेलोसिटी वाली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी
ग्रेडियंट, ये होती है वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। जब भी ग्रेडियंट हो, किसी भी चीज का ग्रेडियंट हो, ग्रेडियंट को लेंथ से डिवाइड किया जाता है। यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो ऊपर वेलोसिटी आएगी, प्रेशर ग्रेडियंट होता तो प्रेशर आता, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता तो ऊपर पोटेंशियल आता। जो आगे दिया हुआ है वो ऊपर लिखा जाएगा। ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पर लेंथ से डिवाइड होना है। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी क्या बनता है, एल टी माइनस वन, उसको एल से डिवाइड करोगे तो टी माइनस वन। अगेन यूनिट देखें तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, उसको मीटर से भाग करोगे तो ये हो जाएगा पर सेकेंड। 37 आएगा यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, जहां रेट आए वहां पर तो टाइम आना ही आना है। रेट आएगा तो इसका मतलब नीचे टाइम आएगा। अब किसकी बात कर रहा है, फ्लो। फ्लो या तो एयर फ्लो कर रही है या वाटर, जो भी फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम फ्लो कर रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया v बाई टी, वॉल्यूम को l की पावर 3 से टी, इस तरीके से लिख सकते हो l की पावर 3 टी माइनस वॉल्यूम ऑफ फ्लो मीटर, एल को मीटर की फॉर्म में और टाइम को सेकंड की फॉर्म में। रेट ऑफ फ्लो के बाद में आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट हम जानते हैं एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू, यहां से एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। देखो एनर्जी का होता है एम एल टी माइनस टू और फ्रीक्वेंसी का होता है टी माइनस वन। तो यहां से ये बनेगा एम एल वन टी माइनस वन और इस हिसाब से यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का फार्मूला ये होता है फ्रीक्वेंसी का 1/t। 1/t को आप क्या लिख सकते हैं, 1/t को आप टी इनवर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, देखो जहां पर मास डेंसिटी आ गई एम तो जरूर आएगा। अब लीनियर का मतलब लाइन, लाइन आ रहा है तो नीचे डिवाइड एल होगा। एरिया होता तो एल स्क्वायर हो जाता और डेंसिटी आती तो वहां पर वॉल्यूम हो जाता। एम बाई एल, एम का तो एम लिखा जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा। दिस मास की यूनिट किलोग्राम और डिस्टेंस की हो गई मीटर। उसके बाद में डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ध्यान से देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड nth सेकेंड का मतलब टाइम, तो यूनिट किसकी आएगी, डिस्टेंस की एल की फॉर्म में, टाइम की टी, एल टी माइनस वन। और एल टी माइनस वन है तो यूनिट डिस्टेंस की मीटर में और टाइम की होगी सेकंड में, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी
एस्केप वेलोसिटी, √2gr, वेलोसिटी आ रही है साथ तो यही बनने वाला है, और यूनिट मीटर पर सेकेंड। अगला क्रिटिकल वेलोसिटी कर दो, फार्मूला चाहे कुछ भी आ रहा हो, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चुका है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देख लें, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स ये भी बाद में करते हैं, रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर ये होता है NR इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर रो डी वी बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद में एवोगाड्रो नंबर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थीटा होता है mL-1 T-1 और यूनिट होती है पॉइजल्स। उसके बाद में 44 जो है वो एनर्जी डेंसिटी, जहां पर एनर्जी लिखा है तो एनर्जी आएगी, डेंसिटी होना है तो इसका मतलब ये वॉल्यूम से डिवाइड होगी। एनर्जी का mL2T-2, ये तो वर्क और एनर्जी का सेम होता है, और ये L3 तो ये बनेगा mL-1 T-2। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी की होगी जूल और ये हो जाएगी पर मीटर क्यूब, चाहे वो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड की हो, सभी का यही आएगा। दैट इज द एंड ऑफ लेक्चर।